यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो उसमें 2022 का सेट नंबर 5 में हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके उन वीडियो को देख लें। अगर आपको फिर भी ये वीडियो नहीं मिलते हैं तो कमेंट कर देना, हम कमेंट में आपके पास सभी वीडियो का लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न नंबर पहला है, इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिख रहा है 26,156, यानी 26,156 का लासा 156 है तो मासा कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मासा 26 होगा। ठीक, तो विकल्प नंबर हमारा 20 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कैसे करते हैं वो देखिए बात। इसमें a बराबर लिखेंगे हम 2, b बराबर लिखेंगे -4 और c बराबर लिखेंगे 1। अब जब विभक्त कर होता है यानी कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान रखेंगे यहाँ पे -4 का वर्ग, फिर 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 8। जब इसे घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। ठीक है, और जो d बराबर 8 निकला जो हमारा 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान है। ठीक, असमान, असमान का अर्थ होता भिन्न। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न है। ये इसका हल हो गया। अब देखिए कौन सा विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो गया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है 1, -3 और उसके बाद है 5, 2। ठीक, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे बीच की दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो इसके मान लगाएंगे अब हम। √(x1) का मान कितना 1 है और x2 का मान कितना 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का होल वर्ग कर देंगे प्लस y1 का मान -3 है और y2 का मान 2 है और इसका होल वर्ग। प्यारे बच्चों अगर मॉडल वाला आप आंसर मैच करना चाहते हैं, ठीक, फिलहाल सवाल ये गलत है। अगर आंसर ही मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो हमें आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान -5 है तो यहाँ पे -5 लिखे तो +5 हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ये 6 का वर्ग हो जाएगा, तो ये प्लस और -5 का वर्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो बनेगा 36 और ये बनेगा 25। जब इन्हें जोड़ेंगे तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 61 मात्रक। ठीक है, और थोड़ी प्रश्न में गलती है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए तभी आंसर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हम भी सही करते हैं इसमें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पे लघु चाप की लंबाई बराबर, यानी चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, यानी जब ये त्रिज्यखंड दिया हो इस प्रकार, ये त्रिज्यखंड दिया हो ऐसे करके ये, ठीक, तो ये हमारा कोण थीटा होगा और ये आर होगी, तो ओ ए और ये बी। तुम्हें इसकी लंबाई ज्ञात करनी, ये लघु चाप कहलाता है। ठीक, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा θ/360 गुणा 2πr। ये सूत्र लगाने से बेटा इस यानी कि जो चाप है ये वाला, इसकी लंबाई ज्ञात हमें हो जाती है। चलिए देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5। चलो यहीं पे देख लो, वो भी छोटा ही है। यानी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। प्यारे बच्चों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात, ठीक, बराबर दिया हुआ है यहाँ पर
9:16। ठीक है, यानी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है, यानी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है 9:16। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात, तो प्यारे बच्चों इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, तो 81:256 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 कैसे करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 6, कौशिक बराबर सेक है। ठीक है, तो एक ऐसा मान बताइए, देखो त्रिकोणमिति टेबल में ऐसा मान बताइए कि दोनों बराबर रहे। तो वो क्या है? a बराबर 45 है आपका, a बराबर 45। ठीक है, वो कैसे है? देखो कौशिक 45 का मान √2 होता है और सेक 45 का भी मान √2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 आंसर। अगला देखिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों टेबल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 कैसे करते वो देखना आप। कहाँ पे ही लग जाता है यार ये। प्रश्न नंबर 7 है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। प्यारे बच्चों ये हमारी एक खिड़की की ऊंचाई है। ठीक, और ये भूमि है हमारी और ये सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लंबाई हमारी 5 मीटर है और दीवार की ऊंचाई हमारी 4 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें ये बताना है दीवार के आधार से, यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की पूरी होगी, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी, ठीक, गलत लिखा हुआ इसमें, ये वाली दूरी होगी हमें। ठीक, ये बताना है। तो यहाँ पे a लिख लो, यहाँ b लिख लो, यहाँ पे c लिख लो और ये आपका 90 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, पाइथागोरस में लगा देंगे और पाइथागोरस में आपको पता ही होगी। तो भैया कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तेरी की क्या क्या लिख गया, चलो कोई बात नहीं। तो कर्ण हमारा 5 का वर्ग, आधार में पता नहीं, और प्लस ये 4 का वर्ग। तो जगह 25 इसको दिलाएंगे तो -16 बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 9 बचेगा, तो आधार का बराबर 9, तो a इसका बराबर हो जाएगा 3 पे घात 2, इससे कट जाएगा तो a बराबर 3 निकलेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी दूरी हमारी 3 निकल के आ गई है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है 8। प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं वो देखना। ये तो आपने कर ही लिया होगा, फिलहाल हम कराए सब देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 8, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमज़ोर होते हैं बेचारे, हल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब हल कराएंगे। तो यहाँ पे x + 2y बराबर 19 है, ये -x प्लस का 2y बराबर 1 है। हम सोच रहे कि कोई बच्चा हमारा वीडियो छोड़ के ना जाए, एक यानी हमारे वीडियो से उसे हर चीज़ मिले भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, युग्मों के हल बताने हैं। ये समीकरण नंबर 1 कर लो, ये 2 कर लो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x y के मान निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 4 × 4 = 4 × 5 = 20, y बराबर 5। अभी 1 में रख दो, 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे y बराबर 5 है, 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 + 2y बराबर 19। अब ये 2y बराबर हो जाएगा 19 - 5, तो 2y बराबर 14 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, y बराबर 7। तो जो हमारे मान निकले हैं, x का मान कितना निकला 5 और y का मान 7। 5 का मसा दो, कहाँ पर आंसर है ये, क्या बात है, तो सवाल गलत लिखा हमने, यहाँ पर आंसर गलत है। अब यहाँ पे ये वाले मान गलत लगा दिए ना हमने। ये y का मान कितना, y का मान प्यारे बच्चों 5 है, ये देखिए y का मान 5 है, तो y का मान 5 यहाँ पे लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 × 5 और बराबर हो जाएगा ये 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x + 10 और बराबर 19। 10 को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 19 - 10, तो x बराबर 9 निकलेगा। ठीक है, तो जिसके आंसर निकलेंगे 9,5 ये निकलेंगे इसके आंसर। ठीक है, और कौन सा विकल्प है हमारा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे मान हमने गलत लगा दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप।
अब प्रश्न नंबर हमारा 9 है। प्रश्न नंबर 9 कैसे करेंगे वो देखना है आप। प्रश्न नंबर 9, एक लंबवती बेलन की त्रिज्या यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का बकपृष्ठ होगा, तो लिख दो बेलन का बकपृष्ठ बकपृष्ठ 2 पाई r और h। ये सूत्र होता है बेलन के बकपृष्ठ का। मान लगा दीजिए 2 गुणा 22/7 और r का मान 7 और गुणा 8, 7 से 7 हटा दो ये। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो 22 44 और गुणा 8, तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है। इसे कैसे करेंगे देखना भैया। प्रश्न नंबर 10, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 10 है, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है, देखो थोड़ा समझे यहाँ पर, यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, घटना ना घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है। वो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज ABC हैं और DEF है। तो यहाँ पे पहले 2 त्रिभुज बनाएंगे हम। इसका नाम A, B और ये C। तो एक BC और एक त्रिभुज है हमारा। देखो दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले अनुपात लिख लें हम आपको। तो बेटा जो अनुपात दिए हैं, कहाँ ये अनुपात दिए हुए हैं, AB बटा DE बराबर BC और बटा FD। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुपात चेंज करेंगे। अनुपात कैसे चेंज करें, इन दोनों के स्थान बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और बटा BC और बराबर DF बटा DE बटा FD। ठीक है, अब देखो ये वाली भुजा इसके संगत होनी चाहिए। ठीक, ये वाली भुजा इसके संगत होनी चाहिए। तो यहाँ पे AB है तो ये वाली भुजा AB होनी चाहिए। सॉरी, ये वाली भुजा AB है तो यहाँ पे DE, तो ये वाली भुजा DE होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु D यहाँ लिख लेंगे और E यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार। अब ये BC, अब ये वाली भुजा BC है तो ये वाली भुजा कौन सी होनी चाहिए आपकी, DED होनी चाहिए। तो यहाँ यानी DF होनी चाहिए, तो यहाँ पे F लिख लेंगे। अभी हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो ये वाली भुजा इसके संगत है, अब ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा इसके संगत है। तो यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब विकल्प देखते कौन सा सही है। देखिए इसका विकल्प नंबर पहला है कोण B बराबर कोण E। अब ये बताना इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ये इसके बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, हटाओ। और कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ये भी नहीं होगा, सही, हटाओ। और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है। यदि अर्धवृत्त चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर तो उसका व्यास कितना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा अर्धवृत्त ये चांद है। ठीक, ये चांद, ये तो इसकी परिधि दे रखी है 36, तो इसका व्यास पूछा है। तो इसकी परिधि देखो, ये वाली दूरी हमारी कहलाएगी पाई आर, अर्धवृत्त है ना, और ये वाली ये कहलाएगा व्यास 2r। तो इन सब का जोड़ यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पाई आर। अरे भैया अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है प्लस ये व्यास होता है 2r और बराबर 36 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम r का मान ले लेंगे। जब r का मान लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा बराबर 36। यहाँ पे r और पाई का मान लगा देना 22/7
और प्लस 2 बराबर 36, ठीक है। और 7 दूनी 14, बाय तो 14 हमारा हो जाएगा 36/7 और बराबर 36। 36 से 36 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा r/7 बराबर 1। कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे r बराबर निकलेगा 14, वो 7 एकम 7, r बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे बच्चों इसका व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर आपको पता ही होगा, व्यास बराबर 2r होता है। तो व्यास बराबर 2r, तो 2 × 7 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इसके आंसर प्यारे बच्चों गलत दे रखे हैं, ठीक है। ये जो इसके आंसर हैं वो सभी गलत है, एक भी मैच नहीं हो रहा है। चलिए प्रश्न को नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 13। कैसे करते हैं वो देखना। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर, साइन थीटा 1 + cos थीटा का मान होगा, इसका मान पूछा है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हर का परमीकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा और 1 - cos थीटा। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपका बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ये हमारा, ठीक है, ये साइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और 1 - cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। फिर एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा हमारा 1 - cos थीटा और ये साइन थीटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें, इसके बाद अगला देखना प्रश्न आप। प्रश्न नंबर 14। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 है, तो इसमें हमें त्रिभुज का परिमाप बताना है, यानी तीनों त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात आपको बता दें, जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है बराबर होती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये 5 है तो आपकी ये भी 5 होगी, कितनी होगी 5, तो आप 5 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये वाली भुजा हमारी 6 है तो इसकी ये भी 6 होगी। अब इसके बाद ये वाली भुजा हमारी 4 है, तो प्यारे बच्चों ये भी 4 होगी। अब देखो ये वाली भुजा कितनी हो गई, पहले देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई 11, 6 5 11 प्लस, और ये वाली भुजा कितनी होगी 9 हो गई है प्लस, ये वाली भुजा कितनी होगी 10 हो गई। अब इन्हें जोड़ दीजिए, तो 20 और 10 30, 30 सेंटीमीटर, जो भी हो सेंटीमीटर किसमें है सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 30 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 30। तो प्रश्न नंबर 14 हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 के पहले 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो देखो 3, 3 के बाद 6, 9, 12, 15, तो इनका जोड़ कितना होगा ये बताना है। तो देखो 3 × 5 × 6 और बटा 2, ठीक है। या तो आपने सब इसको जोड़ लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 5 तियो 15 और 15 तियो 45, तो इसका जोड़ हो जाएगा 45, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा भैया ए, हाँ ठीक से 45 है। इन सबको जोड़िए तो इसका जोड़ इतना आएगा। और देखो जोड़ता हम कहते जोड़ते देखना प्यारे बच्चों, पहले पढ़ा लिखेंगे कितने गुणज है 5 गुणज है, फिर एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी 3 जो पहाड़ा लिखेंगे, फिर गुणजों की संख्या लिखेंगे, फिर गुणजों की संख्या से एक बढ़ा के लिखेंगे और बटा 2 हमेशा लिखेंगे, ठीक है। तो उस पहाड़े का योग मिल जाता है, जितना पूछा उसका जोड़ मिल जाता है हमें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 16। कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इनका योग कितना होगा। तो प्यारे बच्चों समांतर माध्य बराबर होता है योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है।
अब देखना समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब इनका योग कितना, योग तो हमें पता नहीं। हमारे पास संख्या है कितनी, 20 संख्या है, तो 20 का भाग लगा देंगे। तो इसके लिए चेक कर लो, तो कैसे गुणा करेंगे, तो योग बराबर 12 दूनी 24, 240, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 है आपका 4, 7, 5 और 8, 485, इनका मासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भैया मासा करके दिखा दे रहे हैं, कैसे करते हैं यहाँ पर हम। तो पहले भाग में द्वारा वर्गमूल निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा पहली बात तो एक ही बार जाएगा ये, तो 475, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा हमारा 1। ठीक है, 475, तो 4 धाम 10 धाम 40, 7 बचा, और ये हो जाएगा हमारा 10 सत्ते 70, तो 5 बचा, दोबारा भाग चालू कर दो, तो 5 दूनी 10। तो ये मासा बराबर हमारा निकला है 5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका यानी इन दोनों का मासा हो जाएगा भैया 5, मासा बराबर 5 निकल के आ जाएगा इसका। अभी प्रश्न नंबर हमारा 18 है। तो यहाँ पे बहुपद दे रखा है x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है, और बराबर 0। वो कह रहा है एक मूल 1 है तो दूसरा मूल कितना होगा। आप कैसे गुणनखंड कर देने, ठीक है, जब इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 6x माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से पहले बच्चों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस 6 हो जाएगा। तो यही दोनों हमारे मूल हो गए हैं, एक x और एक माइनस 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए पूरा कर दीजिए प्रश्न को। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, वो कैसे करना देखना। प्रश्न नंबर 19 है हमारा 4 कामा p और उसके बाद है 1 कामा 0। तो पहले तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये सूत्र लेगा हमारा, मान लगाओ उसमें। तो x1 का मान 4 है और x2 का मान 1, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान p है और y2 का मान 0, इसका होल वर्ग। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा, बोलिए ना, ये बन जाएगा 9 और 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये प्लस p² हो जाएगा। इस प्रकार ये, अब यहाँ पे देखो बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बीच की दूरी 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से अंडर हटेगा, यहाँ से अंडर हटेगा तो इधर घात लग जाएगी आपकी। तो ये 5 पे घात 2 बराबर हो जाएगा 9 प्लस p² इतना। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 बराबर p²। 9 को उधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 16, तो p² बराबर 16 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब देखो एक बात थोड़ा और समझिए, जब इधर से अंडर रहेगा तो घात लग जाएगा, अंडर लगेगा यहाँ पर, और अंडर के साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी लगेगा। तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 20। प्रश्न नंबर 20 कैसे करते हैं वो देखिए भैया आप। तो यहाँ पे एक पासे को फेंकने पर विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों, एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें जो कुल परिणामों की संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो इसमें विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं 1 3 और ये 5। तो विषम की प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ पे लिखेंगे p विषम,
तो विषम संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, ठीक है। और पहले ये हमारा होता है कुल परिणाम और ये होता है अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितना, 6 है, तो 6 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भी जल्दी से प्रश्न नोट करिए। अब इसके बाद खंड बा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम खंड बा और प्रश्न नंबर पहला कैंसिल करते देखना भैया यहाँ से। तो उसमें प्रश्न नंबर पहला है, पहले लिख लें खंड बा। खंड बा है और प्रश्न नंबर पहले का तो यहाँ पे बिंदु इतने इतने, ठीक है। यानी एक लाइन ड्रा करेंगे इस प्रकार, ये ए और ये बी। पहले प्रश्न आपको दिखा दें हम, देखो बेटा प्रश्न नंबर ये रहा हमारा। यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पे जो ए और बी इन दोनों के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो, तो ये दोनों बिंदु रेखा के छोर पे किनारे पे रहेंगे और ये वाला बिंदु हमेशा बीच में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे ए के निर्देशांक हो जाएंगे -6, 10 और बी के हो जाएंगे 3, -8। अब यहाँ पे इसके बीच में लो पी बिंदु और इसके निर्देशांक है हमारे पास -4, 6। तो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं देखना। तो यहाँ पे ये दूरी मान लेंगे m, ये वाली m, यानी ये वाली 1 मान लेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे m मानेंगे, इसे 1 मानेंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर, नहीं चल रहे हैं, बिंदु -6, 10 तथा 3, -8 और अनुपात है हमारे पास m/1। तो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो जो इसका सूत्र होता है, देखो ध्यान समझना प्यारे बच्चों। यहाँ पे m1 और x2 प्लस m2, इसका सूत्र होता है, पहले सूत्र आपको बता दें, ठीक है। m1 x2 प्लस m1 और m2 और x1 बटा m1 प्लस m2 कामा, फिर होता है m1/2 फिर m2 और y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र लगता है इसमें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पूरा सूत्र नहीं लगाएंगे। देखो ये कहलाते भुज, ये कहलाती है कोटि। तो या तो भुज वाला सूत्र लगा दो या फिर कोटि वाला लगा दो, कोई एक लगाइए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं भुज बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि भुज बराबर भुज। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पी की भुज कितनी, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे और सूत्र में भुज ये हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे तो -4 है, तो m1 का मान कितना है भैया, m1 का मान m है, तो यहाँ पे m लिखेंगे। और x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान -6, तो यहाँ पे -6 लगा देंगे और बटा यहाँ पे हो जाएगा m+1। इसको थोड़ा हल करेंगे अब हम। तो -4 बराबर ही हो जाएगा 3m और -6 बटा m+1। तो कैसे गुणा करो, तो इसका इसमें करो तो -4m हो जाएगा। -4 बराबर 3m -6। अब एक काम करिए, 3m को उधर ले आओ, तो -4m -3m बराबर -6 प्लस का 4, तो ये -7m बराबर -2 माइनस से माइनस कर जाएगा। तो m बराबर 2/7, इसको लिख सकते हैं हम 2:7। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें एक बार, फिर इसके बाद हम प्रश्न नंबर आपको अगला बता रहे हैं हम। कहाँ पहुंच गए यार हम। क्या बात है, इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, पहले का खा। चलो भाई इसका आंसर दिया नहीं है, फिलहाल यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप।
अब ये प्रश्न नंबर हमारा पहले का खा है, तो इसमें बहुलक बताना, तो हमने टेबल बना रखी है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान समझना। तो इसमें ये देखिए, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक, कौन सी है? 9। तो इसके सामने आपको लिख देना F1। ठीक, और इसके ऊपर लिख देना F0 और इसके नीचे लिख देना F2 और इसी के सामने लिख देना आपको L बराबर। ठीक, ये सभी मान मिल गए हमें। अब इसके बाद अब इसमें प्रत्येक स्थान पे कितने कितने का अंतर है? तो h का मान हो जाएगा 3, क्योंकि h का मान 15 हो जाएगा, क्योंकि इसके वर्ग अंतराल की जो ऊंचाई है वो हमारी 15 है। तो ये मान सब सूत्र में लगा दीजिए। l का मान 55 प्लस f1 का मान 9 माइनस f0 का मान 7 बटा 2 गुणा, फिर f1 का मान 9 है माइनस f0 का मान 7 और माइनस f2 का मान 5 और इंटू 15 कर देना है। तो आपका हो जाएगा ये 55 प्लस ये 2 बटा 9 दूनी 18 और माइनस का 12 और गुणा 15 इतना। अब यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस, तो हो जाएगा ये 2 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा 6 और गुणा 15, तो 15 दूनी 30। 55 प्लस 30 बटा 6, तो 5 एकन 5 और 5 छक्का 56 30 5 होगा यार। तो 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। तो देखो, सबसे पहले बारंबारता में आपको देखनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या देख के उसके सामने F1, फिर इससे ऊपर F2 और इससे F0 और इसके नीचे F2 लिख देना और इसके सामने L लिख देना बस, और बाद में सूत्र में रख दीजिए आप। ठीक, ये हमारा हल रहा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा गा है। गा कैसे करेंगे देखना। तो पहले का गा, तो आप लिखेंगे माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। 6 प्लस √2 बराबर P बटा Q। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे थोड़ी, जहाँ P तथा Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य पूर्णांक है, संख्याएं हैं। अभाज्य पूर्णांक हैं पर Q नॉट इक्वल 0। ये तो अब यहाँ से क्या करेंगे, प्यारे बच्चों 6 को उधर भेजेंगे। जब 6 उधर जाएगा तो √2 बराबर P बटा Q माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कर लेंगे 1, तो √2 बराबर P इसका इसमें और इसका इसमें माइनस का 6Q बटा Q। बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P माइनस 6Q बटा Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, तब √2 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे, अतः 6 प्लस √2 भी एक अपरमेय संख्या है। ये प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न पूरा हल हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर गा के बाद है घा घड़ी। तो घा घड़ी प्रश्न नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, द्विघात समीकरण दे रहा, विभक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों के प्रकृति और ये यानी कि यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न देख लें आप। पहले का घा घड़ी यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा दें हम आपको। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। पहले तो डी का मान निकालना है। ठीक है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक,
यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे घा घड़ी लिख रहे हैं भैया। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखा है 9x² माइनस का 6x और प्लस का 1 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a बराबर 9, b बराबर -6 और c बराबर 1। तो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो -6 का वर्ग -4 गुणा a का मान 9 और गुणा 1, तो ये जगह 36 माइनस 36। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा, तो d बराबर 0 निकला है। और जब प्यारे बच्चों d बराबर 0 निकलता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे मूल वास्तविक तथा समान है, तो इसके जो प्यारे बच्चों मूल होंगे, तो जो हटाए आ रही है, जो इसके मूल होंगे -b/2a कामा -b/2a। ठीक, इसमें मान लगा देना है। तो b का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 गुणा 9। ठीक है, अरे भैया b का मान देखो, यहाँ पर b का यानी -b है। अरे भैया b है, देखो b का मान -6 लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेम यही चीज़, यही चलेगी आपकी। ठीक है, 2 गुणा 9, तो ये 6/18 और 6/18, तो 6×6 = 18, 6×6 = 18, तो 1/3 कामा 1/3, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, फिर अगला प्रश्न देखिए आप। इसका आंसर है हमारा भैया, कहाँ पहुंच गए देखने के लिए, हाँ सही तो है, पहले का घा घड़ी। ठीक है, यानी मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक, हमने ज्ञात भी कर दी है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां इसका। तो पहले का 5वां लिखेंगे, पहले 5वां का प्रश्न नंबर देख लें आप। यहाँ प्रश्न कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना, तो यहाँ पे एक ठोस एक अर्धगोले के शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। थोड़ा समझिए, पहले बनाएंगे एक अर्धगोला, ये ठीक है। अब इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार ये, तो यहाँ पर ये शंकु की ऊंचाई है और ये त्रिज्या, तो इस प्रकार की आकृति में दोनों त्रिज्या बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हमारी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो l बराबर √h² प्लस r² का सूत्र लगा देना। तो l बराबर ये 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 16 प्लस 9, तो l बराबर √25, और 25 को आपको पता है 5 ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों में l मिल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नई लाइन से लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ठोस में कौन कौन सी आकृति सम्मिलित है, पहले शंकु है तो शंकु का बकपृष्ठ πr/l प्लस, अब ये अर्धगोला तो अर्धगोले का बकपृष्ठ 2πr²। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम πr का मान ले लेंगे, तो l प्लस यहाँ पे 2r बचा हुआ मान लगा देंगे यहाँ पे। तो r का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, l का मान 5 है, प्लस यहाँ पे 2 गुणा फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3π और ये 6, यहाँ पे 6 और 6 5 11, तो 11 3 33π वर्ग
सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद अगला देखिए आप प्रश्न। 33 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है हमारा आंसर ये। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका चा चम्मच है। ठीक है, चलिए भैया पहले का चा, यहाँ पे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने दे रखे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे P0, 0, फिर इसके बाद है Q2, 0, फिर इसके बाद R है 0, 3। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा आपको बता दें हम, ये वाला मान x1 का होता है, ये वाला y1 का होता है, ये वाला x2 का होता है, और ये वाला मान y2 का होता है, ये x3 का होता है, और ये y3 का मान होता है। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 x1। और देखो सूत्र हम कैसे लिखते हैं, काफी बच्चों को सूत्र ही नहीं याद हो पाता है ये। ठीक, इस प्रकार। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। तो देखो 23, 31 और ये 12, ऐसे याद करिए 23, 31, 12। ठीक, मान लगा दीजिए बेटा, इसका 1/2, 1/2। जब इसको और आगे हल करेंगे, x1 का मान 0 है, जब ये x1 का मान 0 लगाएंगे, जब कोष्टक से बाहर 0 हो जाए तो अंदर वाले मान मत रखिए आप। ठीक है, प्लस x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 और माइनस y1 का मान 0। चलिए भैया अच्छी बात है। और x3 का मान ये भी 0 हुआ, तो यहाँ पर भी अंदर वाले मान ना रखें। जब ये x1 या x2 या x3 के मान 0 हों तो अंदर वाले मान रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1/2, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेगा। ठीक, और 2 एकन 2, 2 3 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ग इकाई, ये भैया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। जय श्री राधे। प्रश्न नंबर इसका हमारा 2 है। इसे कैसे करेंगे देखना, मूल ज्ञात करिए। अब प्रश्न नंबर दूसरे का है, इसमें मूल ज्ञात करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। तो x² माइनस 1 बटा x बराबर हो जाएगा हमारा ये 3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3x, और 3x को दिलाएंगे तो x² माइनस 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, और c बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे d, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b का मान माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना 1 और c का मान माइनस 1। तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 4 और 9 4 13, d का मान 13 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है, ठीक, जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उसको देखें थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2 ये सूत्र होता है। अब इसमें मान लगा दीजिएंगे हम। ठीक, तो माइनस b का मान कितना है, b का मान देखो ये निकाल चुके -3, तो यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस माइनस और d का मान 13 और बटा 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 1 है। अब थोड़ा यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस √13 और बटा 2। ठीक, तो ये इतना निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस माइनस है तो एक काम करो पहले प्लस ले लो। तो 3 प्लस √13 और बटा 2। अब माइनस ले लो, 3 माइनस √13 बटा 2। ये इसके आंसर आ जाएंगे। बेटा तुम्हारी पिटाई करें बहुत हम। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है खा। प्रश्न नंबर 2 है, तो इसके हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गंतरा लिख लिया और बारंबारता लिख दी। बारंबारता को f से लिखा जाता। अब ये मध्यमान, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए।
तो ये हो जाएगा हमारा 1020। 1020 का आधा करेंगे तो 510 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्थान पर, प्यारे बच्चों, प्रत्येक स्थान पर हमारा 20-20 का अंतर है। तो मध्य मान ज्ञात करने के लिए सब में 20-20 जोड़िए। तो 510 में 20 जोड़ें, 510 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया। ठीक, ये 1020 हो गया। 1020 का आधा होता है हमारा 510। अब इसमें 20-20 जोड़ दीजिए। 20 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे 20-20 का अंतर है। तो ये जगह 530 हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। अब इसके बाद यहाँ पर मध्य मान में एक निकाला जाता कल्पित माध्य। तो इसमें जो बीच वाला मान होगा तो प्यारे बच्चों ये कहलाता कल्पित माध्य, जिसे हम ए से लिखते हैं। ठीक, ए, यानी ए का मान 550 हो जाएगा। अब डी का कॉलम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले दोबारा फिर लिख लो ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 510, 530, 550, फिर 570 और 590, और सब में से कितना 550 घटा देंगे। ठीक है, तो -550, -550, -550 और -550, यानी सब में से ए घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया, घटा के कितना बचेगा, ये माइनस का 40 बचेगा, अब ये माइनस का 20 बचेगा, अब ये से कट जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, अब यहाँ पर प्लस का 20 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 40 बचेगा। और थोड़ा जूम करके दिखा दें प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर हम। ठीक, और आपको ये थोड़ा कॉलम बड़ा बनाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, यानी अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 48, 5 चौक 48 और एक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो 12, और ये देखो माइनस का बचेगा प्यारे बच्चों, थोड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लो, यहाँ पर भी माइनस है। तो 12, 14 दूनी 28, ये 280 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें करें तो ये तो 0 रहेगा। अब इसके बाद इसका इसमें करें तो 120 प्लस का रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद इस 10 का इसमें करेंगे तो ये 400 हो जाएगा हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले ये माइनस वाले जोड़ लेने हैं। पहले ये दोनों माइनस वाले जोड़ेंगे तो 0, 8 और 8 16, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, ये माइनस का बन जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 2 520 हो जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर, घटाओ 0, 7 व 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, तो ये माइनस का 240 बचा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको भी जोड़ेंगे, इस एफ को भी जोड़ेंगे, और जो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र होता है, देखो समांतर माध्य निकालने के लिए 3 विधि होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है, एक कल्पित विधि होती है। तो हम आपको कल्पित माध्य विधि बता रहे हैं। ठीक है, एक बार टेबल को पूरा देख लें इसको। तो आप इससे आगे थोड़ा बढ़े, कल्पित माध्य यानी कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। तो इसका सूत्र समांतर माध्य बराबर यहाँ पे होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। चलिए बेटा इसमें मान लगाएंगे हम सबके तो मान निकाल चुके हैं। ए का मान 550 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 550 प्लस, अब इसके बाद इसका मान है -240 और इसका मान है 50। ठीक, अब इसको प्यारे बच्चों हल कर देना है। तो यहाँ से क्या करें, 0 से 0 काट दो, तो आपका ये 550, ये -200, वो 24/5। यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ, मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। अब ये प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का गा है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS sin 60
cos 30 माइनस साइन 30 और cos 60। तो हमें इसका मान 1/2 निकालना है। तो साइन 30 का मान √3/2 होता है, सॉरी साइन 60 का मान √3/2 इंटू और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। तो √3 का √3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बटा और 2 दूनी 4 माइनस 1 1 1 2 दूनी 4 1/4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब हर समान होते हैं 3 में से घटा दो तो यहाँ पे 2/4 बचा हुआ, 2 1 2 2 दूनी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1/2। तो नई लाइन से लिखना आपको LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देख लेंगे एक बार आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है दूसरे का घा घड़ी, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये दूसरे के घा की हमने टेबल बना ली। अब इसकी सच्ची बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो 14 लिखा जाएगा। ये 14 में 56 जोड़ेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। फिर 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर 130 में 86 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 130 में 86 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। और 216 में 74 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 280। 280 कैसे, 216 में 274 जोड़ेंगे 6 4 10, तो प्यारे बच्चों एक बार दोबारा फिर देख लेंगे। 14 तो ऐसे लिखेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे 70 और 70 में 60 जोड़ेंगे 130 और 130 में 86 जोड़ेंगे तो 216 और 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। 6 4 10, ठीक है, 7 8 9 290 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 हो जाएगा। 352 ये 2 9 6 15 8 1 सही है। अब 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा पूरा। अब ये 400 यही n का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 400। ठीक है, अब प्यारे बच्चों n/2 का मान निकालेंगे। तो जब n/2 का मान निकालेंगे तो यहीं पे n/2, ये n का मान 400 हो गया तो यहाँ से नई लाइन से n/2 बराबर लिखेंगे 400/2 बराबर 200। अब आपको यहाँ पे ये देखना 200 संचयी बारंबारता में किसके मध्य आता है, तो बेटा 200 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाली CF हो जाएगी और 216 के सामने ये हमारा F हो जाएगा और इसके सामने ये L हो जाएगा। L बराबर हमारा निकलेगा 30 इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका माध्य का सूत्र लगा देना है। ठीक, माध्य, तो नई लाइन से लिखेंगे माध्य बराबर, मान तो हमने सब छाट लिए और इसके बाद यहाँ पे H का मान कितना वो भी देख लो। यहाँ पर H का मान कितना है, इसमें कितने कितने का अंतर है, तो प्रत्येक स्थान पे 5 5 का अंतर है। तो H बराबर हमारा हो जाएगा 5। तो सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो माध्यक बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F। ठीक, कोष्टक बड़ा सा लगाना इंटू H। चलिए यहाँ पे मार्क दो, हल कर दीजिए यहाँ पर, तो एक लाइन और उसमें आ जाएगी। L का मान 30 है प्लस n/2 का मान कितना, देखो n/2 का मान 200 है तो यहाँ पे लगाएंगे 200 और माइनस CF का मान 130 है और F का मान है हमारा 86। ठीक, इंटू H का मान है 5। अब इसे जरा हल करेंगे तो 30 प्लस यहाँ पे बचेगा 170 यानी 70 बचेगा बटा यहाँ पे 86 और गुणा 5 इतना। ठीक, अब इसे थोड़ा हल करेंगे, ये 2 से काटना चाहो तो काट दो, चलो काटो मत, गुणा कर दो। यहाँ पे 30 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 पन्ना 35 350/86। अब इसका इसमें भाग लगा के दिखाई दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 30 प्लस जब 86 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा 4.07 चला जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो 34.07, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, फिर इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं हम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का, अब प्रश्न नंबर है दूसरे का यहाँ यानी 5वां नंबर है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 1
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान ये दिया हुआ, इसका प्रयोग करना। ठीक है, चलो कैसे करते देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो यहाँ पर से नंबर डालने पहले हम दूसरे का यहाँ यानी दूसरे का 5वां। ठीक है, तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। तो प्यारे बच्चों, ये टावर है, ठीक, और ये हमारा एक भवन है। क्या भवन ही है? हाँ, ठीक है। तो भवन के यानी कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देखा गया ये। ठीक है, तो ये कोण कितना हमारा 60 अंश है। फिर यहाँ से इसको ये देखा गया ये। ठीक, तो ये वाला कोण हमारा कितने का है? ये 45 अंश। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा हमारा 45 अंश। इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 60 अंश का। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो ABCD और ये E। तो हमें इसमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा टावर है, ठीक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो ये 10 है, तो ये भी हमारी 10 होगी। तो ये x कर लो और ये भी x कर लो और ये h कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा हिंदी में लिखेंगे, माना AE एक भवन है तथा BD एक टावर है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले लें? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला ले लें। ठीक है, ये तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कुछ ना रख दो उन्हें, समकोण त्रिभुज EAB में, हाँ ले आओ, EAB में। तो प्यारे बच्चों, tan 45 है, तो tan 45, तो ये tan होता है लंबटा आधार, तो ये 10/x हो जाएगा। ठीक है, और tan 45 का मान तो आपको याद ही होगा, तो इसका मान 1 होता है। तो 1 बराबर 10/x, तो इसके नीचे 1 करो तो x बराबर हमारा 10 मीटर निकलेगा प्यारे बच्चों, 10 मीटर। ठीक, तो यानी ये वाली दूरी हमारी 10 मीटर निकल के आ गई है। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब ये समकोण त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे, ये वाला, तो लेंगे समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में। तो यहाँ पे लिखेंगे ECD में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंगे tan 60, तो हमारा हो जाएगा h/x हो जाएगा। ठीक है, और tan 60 का मान √3 है। h का मान कितना निकाला? h का तो मान निकाला है नहीं, x का मान 10 निकाल चुके, अब 10 रखेंगे, और √3 का मान दिया हुआ 1.73। ठीक है, बराबर h/10। तो इसके नीचे चेक कर लो, गुणा करो, तो h बराबर हो जाएगा 17.3 मीटर इतना। और हमें टावर की ऊंचाई चाहिए, तो आप लिखेंगे टावर की ऊंचाई। और टावर प्यारे बच्चों हमारा कौन सा है? टावर यही तो है, BD। तो ये 10 + h कितना? 10 + h। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + h, तो 10 और प्लस h का मान है 17.3, तो हो जाएगा 27.3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न एक बार पूरा देख लें आप, इसके बाद इससे आगे कैसे हल करते हैं वो देखना आप। प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल में क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे। तो जो हमारे पास समीकरण है 2x + ky और बराबर 1 है, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x - 5y और बराबर 7। ठीक है, तो जो अद्वितीय हल होता है तो उसमें कंडीशन होती है a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, ये चीज़। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2/3 लिखेंगे, 2/3 और नॉट इक्वल k/-5 लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, खाली गुणांक लिखे जाते हैं यहाँ पर।
तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3k और नॉट इक्वल माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब 3 का भाग लग जाएगा तो k नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस का 10/3। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, हिंदी से नोट करिए। इसके बाद अगला देखिए भैया। अब यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे 13 दे रखा, 13 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 10 ही होगा आपका। ठीक है, वो गलत दे रखा है, यानी 3 होगा, -10/3। यहाँ पे 13 दे रखा है, वो थोड़ा गलती से मिस प्रिंट हो गया, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा छाप दिया उसने। उसका आंसर यही होगा हमारा। अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर तीसरा है, वो देखिए आप। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, माना छोटी संख्या बराबर x है, बाई कर लो। ठीक, छोटी संख्या बाई तथा छोटी संख्या बाई और बड़ी संख्या हमारी x है। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या आगे रखेंगे, छोटी संख्या पीछे रखेंगे। तो x² माइनस y² बराबर 180 है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। तो इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक, अरे तेरी बड़ी संख्या का 8 गुना x करिए यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों को हल कर दीजिए। देखिए ये 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये x² बराबर 180 और प्लस का 8x। अब 8x इधर ले आओ तो हो जाएगा x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब इसे काट दें गुणनखंड, तो हो जाएगा x² माइनस 180 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 8 मिले तो 18 धाम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18x माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 10 का मान लेंगे तो x माइनस का 18 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। ठीक, अब ये वाला यहाँ से आंसर अमान्य, ये वाला आंसर हमारा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 18 निकल के आया, x बराबर 18। अरे भैया x बराबर -10 निकलेगा और माइनस वाला आंसर अमान्य होता, तो यहाँ पे लिख दो अमान्य। ठीक, तो x बराबर 18 समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर जो हमारा x का मान 18 निकला है तो 2 में लगा दो। कहाँ पे, यहाँ पे लगा दो। तो प्यारे बच्चों y² बराबर हो जाएगा 8 गुणा 18, तो 18 8 से 44 होता है, तो y बराबर 144 हो जाएगा। तो इधर से घात 8 की अंडूर लग जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा अंडरूट 144, तो y बराबर निकलेगा 12। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 18 और 12। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा कैसे करते हैं वो भी देख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का अथवा। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 2/3x प्लस y और प्लस 1/3x माइनस y और बराबर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा 1/3x प्लस y और दूसरा समीकरण -2/3x माइनस y और बराबर है हमारा यहाँ पर माइनस का 3/4। ये है प्रश्न। अब यहाँ पे से विलोपन से पहले एक बार प्रश्न देख लें, सही लिखा हमने। अगर नेक भी गलती हो जाती प्यारे बच्चों पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ठीक, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। हम इसे विलोपन से हल करेंगे। देखो यहाँ पे 2 है
तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो इस 2 का गुणा ऊपर ऊपर होगा, तो देखो 2 दूनी 4 बटा यहाँ पे जाएगा 3x प्लस बाई, फिर 2 एकन 2, 3x माइनस बाई बराबर 2। ठीक, अब 1 का गुणा करें तो पूरी संख्या यही रहेगी, तो 1 बटा 3x प्लस बाई माइनस 2 बटा 3x माइनस बाई और बराबर माइनस 3 बटा 4। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं देखना। तो प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट गया आपका। अब देखो इसके हर समान है, तो 3 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 बटा 3x प्लस बाई और बराबर यहाँ पर 2 माइनस 3 बटा 4 इतना। ठीक, तो जगह 5 बटा 3x प्लस बाई बराबर 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 3 बटा 4, अरे 4 दूनी 8 और 8 माइनस 3, तो ये 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 बटा x, अरे तेरी की ये 5 बटा 4 बचेगा। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 कैसे गुणा कराएंगे, तो इसका ऐसे में करेंगे, तो x 3x प्लस बाई बराबर 4। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर हमारा बनेगा 3। अब ये जो 3x प्लस बाई बराबर 4 है, अरे भैया ये वाला मान, यानी कि थोड़ा समझिए, देखो 3x प्लस बाई बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, यानी 3x प्लस बाई है ना, 3x प्लस बाई बराबर 4, ये 1 में लगा दो, तो ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, तो इसकी जगह 4 रखेंगे हम। ठीक है, और बाकी यही संख्या रहेगी आपकी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 बटा 4 और प्लस का 1 बटा 3 बाई माइनस बाई और बराबर 1 हो जाएगा, तो 4 1 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 1 बटा 2 को उधर भेज देंगे, तो 1 बटा 3 बाई, अरे तेरी की 3x माइनस बाई बराबर 1 माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ पे 1 बटा 3x माइनस बाई, जब इसको हल करें 2 एकन 2, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बटा 2 बचेगा, फिर इसका कैसे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 4 बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हल करेंगे, तो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक 4 बना हुआ है यहाँ पे, समीकरण 3 तथा 4, पहले इसको पास पास लिख लें, 3x प्लस बाई बराबर 4, फिर ये वाला जो हमारा ये वाला चौथा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस बाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कट जाएगा, तो 3x और ये 3x कितना बचेगा, 6x हो जाएगा, ये बराबर 6, तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, तो x बराबर 1 निकल के आएगा 3 में रखने पर, 3 में, तो जो x बराबर 1 निकला, तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रख दो, और 3 का 3 ये रहा, तो x की जगह पे 1 लगा देना यहाँ पर में, तो 3 गुणा 1 प्लस बाई और बराबर 4 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 प्लस बाई बराबर 4, 3 को उधर भेज देंगे, तो बाई बराबर 4 माइनस 3, तो बाई बराबर 1, ये इसका हल हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 1 कामा 1, ये इसके आंसर निकल के आ गए। अब एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। पहले ये वाला भाग करेंगे 10, ठीक है, ये करते हुए लाएंगे इतना, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे इसको, फिर इसके बाद इसका जो शेष भाग है, जो रेड पेन से चलाया हमने, ये लिखा हुआ है, ये नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बग-पृष्ठ तथा शंकु का बग-पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करते हैं देखना भैया। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की त्रिज्या बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है, अर्धगोले
यानी शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि ये शंकु का बकपृष्ठ, क्या कह रहा है प्रश्न, हाँ, शंकु का अर्धगोले का बकपृष्ठ और शंकु का बकपृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये शंकु है और ये अर्धगोला है, तो दोनों का बकपृष्ठ समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का बकपृष्ठ, शंकु का बकपृष्ठ बराबर अर्धगोले का बकपृष्ठ, अर्धगोले का बकपृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का बकपृष्ठ पाई आर एल, शंकु का बकपृष्ठ पाई आर एल, और अर्धगोले का बकपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे और एक आर से एक आर चली जाएगी। अब एल बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो एल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इधर क्या बचेगा, 2r बचेगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी प्रश्न पूछ रहा है ये शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ सही है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात में r/h निकालना है, r/h निकालना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अरे भैया आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर, तो हमारा ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस जो 3 है 3 को √3r इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि जब इसका दोबारा वर्ग करेंगे, ठीक, तो ये अंडर हट जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा h बराबर √3r। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है, ध्यान रखना, गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है, तो यहाँ पर गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो ये h इधर जाएगा, ये h जाएगा इधर तो भाग में पहुँच जाएगा, ये इधर जाएगा तो √3 भाग में चला जाएगा। भैया गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है, तो यहाँ पे 1/√3 ये इधर आया, इधर r/h हो गया। ठीक है, तो नई लाइन से लिख दो r/h बराबर 1/√3, यही आपका आंसर आ गया। अगर और लिखना चाहते हो तो और लिख दीजिए भैया, r/h बराबर 1/√3। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, तो इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप। भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, और लाइक तो जरूर कर लिया करो। अब बताइए लाइक क्यों नहीं करते हैं आप। प्रश्न नंबर 4 का अथवा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, तो उसका व्यास कितना ये बताना हमें। तो कैसे करते हैं देखना भैया इसको। तो यहाँ पे 3 गोले हमारे पास, एक गोला ये है और एक गोला ये है और एक गोला ये है। अब तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसका व्यास हमारा ये व्यास है। ठीक है, क्या है ये व्यास है, यहाँ पर इसका चिन्ह लगा दें। तो इसका व्यास कितना है हमारा, पहले गोले का व्यास 16 है, सॉरी इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, और इसका है 16 और इसका है 20। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो r1 बराबर 6 हो जाएगी, और ये r2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और r3 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, और ये एक बड़ा गोला है ये। ठीक है, ठीक, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या हमने मान ली r। चलिए कैसे करते हैं देखना। और जब बता दूं मैं आपको, जब भी कोई चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन बराबर होते हैं, यानी इन 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो इन तीनों का आयतन बराबर इसका आयतन, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r1
क्यू, 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू बराबर 4/3 पाई R क्यू। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई कॉमन मिलेगा, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 क्यू, R2 क्यू और ये R3 क्यू बराबर 4/3 पाई R क्यू। तो प्यारे बच्चों 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे R1 का मान कितना है, R1 का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 पे घात 3, R2 का मान 8 है तो 8 पे घात 3 प्लस 10 पे घात 3 तो बराबर 8 पे घात 3 इतना। तो 6 का घन 256 होता है और 8 का वर्ग 512 होता है और 10 का घन 1000 होता है बराबर 8 पे घात 3। तो जब इसे जोड़ेंगे हम तो इसका जो जोड़ हो जाएगा 6 2 8 17 28 हो जाएगा। इसका घन कितना 17 28 बोलिए 17 28 हाँ बराबर 8 पे घात 3 और 17 28 ये 12 घन होता है। ठीक, ये 12 घन होता है तो 12 पे घात 3 बराबर 8 पे घात 3, तो घात से घात कट जाएगी तो R बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर निकलेगा। तो प्यारे बच्चों इसकी जो त्रिज्या निकली है, जो इसकी त्रिज्या निकली 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसका व्यास पूछा गया है तो आप लिखेंगे व्यास बराबर 2R होता है, तो 2 गुणा 12 तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भी जल्दी से नोट करिए, इसका अगला प्रश्न देखिए आप। देखो प्यारे बच्चों में यहाँ पे प्रश्न को छोटा भी कर सकते थे। ठीक है, हम आपको चित्र ना बताते सीधा यही लिखते हैं। उसमें क्या लिखा जाता है देखो R1 क्यू प्लस R2 क्यू, हम आपको यही लिख के दिखा देते इतना खाली, यानी इतने के बराबर RQ लिख के दिखा देते, आंसर तब भी हो जाता। ठीक है, लेकिन हमने पूरा विस्तार से आपको बताया जो आपको समझ में आ जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु पिघलाई जाएगी उससे पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाएगी तो हमेशा दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो इन 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया, तो इन तीनों गोलों के आयतनों का योग इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं वो देखना अब आप। प्रश्न नंबर 5 है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने समचतुर्भुज के निर्देशांक है। तो कैसे करेंगे देखना आप इसको। तो देखो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपके थोड़े इसके यानी कि समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बस आपको यही इसमें दिखाना है। तो क्या दिखाना है, सबसे पहले दिखाना है कि ये चारों भुजा यानी ये चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए और इसके जो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यही समचतुर्भुज कहलाता है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर AB यानी AB बराबर, तो सूत्र लगाएंगे आप x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब AB के निर्देशांक -2 कामा -3 कामा 2 -5 कामा -5 मान लगा दीजिए इसमें। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 और x2 का मान -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 2 और ये +5 का होल वर्ग इतना। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49, तो ये √53 निकलेगा मात्रक। अब यानी सबके बीच की दूरी निकाली। अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो BC यानी इसका निर्देशांक -5 कामा -5 और C है 2 कामा -3 मान लगाइए इसके यहाँ पर। तो √-5 और -2 का होल वर्ग प्लस -5 और ये प्लस का 3 इसका होल वर्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया √ ये -7 का वर्ग हो जाएगा, अब ये प्लस -2 का होल वर्ग हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा √49 + 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 53 मात्रक। ठीक, अब यहाँ से CD के बीच की दूरी निकालेंगे, चारों के बीच की दूरी निकालनी है।
तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस बाई टू का होल वर्ग। तो सी के निर्देशांक है हमारे पास 2, -3 और डी के हैं 4, ये वाले मान लगा देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अरे यार, चलिए मान लगाइए इसमें। अभी बराबर का चिन्ह हमारा, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट x1 का मान 2 और x2 का मान है 4, ठीक, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान -3, ये -4 हो जाएगा इसका होल वर्ग। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ये -2 का होल वर्ग और प्लस -7 का होल वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 49, ठीक। जब इसे जोड़ेंगे तो आपका अंडर रूट 53 मात्रक हो जाएगा, ठीक, इतना। अब इसके बाद एक और भुजा बची हुई है हमारी। अब थोड़ा यहाँ शुरुआत से आते हैं हम। अब बचा हुआ AD, ये वाला AD बचा हुआ, ठीक है। तो आप लिखेंगे AD बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, इस प्रकार, ठीक है। तो अंडर रूट, अब यहाँ पे इसके बिंदु लिख दिया करें AD, तो -3, 2, उसके बाद 4, ये वाले बिंदु रखे जाएंगे यहाँ पर। तो -3 और -4 इसका होल वर्ग प्लस 2 - 2 का 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका होल वर्ग। तो -7 का वर्ग और -2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 49 + 4, तो आपका हो जाएगा 53, ये AD का मान। अब प्यारे बच्चों, इसकी चारों भुजाएं तो बराबर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो आप लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर अंडर रूट 53, चारों भुजाएं बराबर आ गई, ठीक। इसकी अब इसके विकर्ण और देखने, विकर्ण कौन कौन से देखने हैं। एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये। अब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब यहाँ पे A के निर्देशांक है -3, और इसके बाद है 2, -3। मान लगा दीजिए यहाँ पर। अंडर रूट x1 का मान -3 और x2 का मान 2 है, प्लस y1 का मान 2, ये y2 का मान -2, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 3 का होल वर्ग, ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा -5 का होल वर्ग और प्लस ये 5 का होल वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा 25 + 25, जब इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट 50 निकलेगा हमारा, ठीक, 50 मात्रक। अब ये AC विकर्ण निकालने के बाद ये 50 निकला, ठीक है। अब ये BD विकर्ण निकालेंगे, यहाँ से BD बराबर ये। अब यहाँ से इसके मान लाएंगे, तो पहले BD के बिंदु लिख दें -5, -5, उसके बाद 4, 4, तो इसमें मान लगाइए आप। तो x1 का -5 और x2 का मान है -4 प्लस y1 का मान -5, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -9, तो ये 81 बनेगा और ये भी 81 बनेगा आपका, ठीक, दोनों 81 हो जाएंगे ये। अब इसके बाद जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, इतने मात्रक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप नई लाइन से। अब पेज तो रहा नहीं, चलो यहाँ पे दूसरे पेज पे लिख रहे हैं यहाँ, इससे आगे लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण AC नॉट इक्वल BD, यानी इसके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए एक बार, थोड़ा पूरा देखने पर आप
पहले इधर वाला ये भाग करेंगे, ठीक है, ये वाला करना है आपको। इतना करने के बाद, ठीक, इतना करने के बाद अब यहां से स्टार्ट करेंगे ये पूरा, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहां से लिखेंगे, फिर इसके बाद नीचे ये और लिख देना आपको, ठीक है। यहाँ इसके नीचे ये और लिख देना है। अब इसके नीचे लिख देना है आपको, और लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु एक सम चतुर्भुज के समचतुर्भुज के निर्देशांक है, ठीक है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर निकली है और विकर्ण बराबर नहीं निकले हमारे, तो इसलिए ये बिंदु हमारे एक समचतुर्भुज के निर्देशांक हो गए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर 5 में कहा हुआ है, जो इस प्रश्न को काफी बच्चों को इंतजार था इस प्रश्न का, ठीक है। तो इसे कैसे करते देखना। यदि पहले n पदों का योगफल इतना है तो nवां पद और 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर, यानी कि योग को यही लिखा जाता है एस एन बराबर 5 में का तो लिख दें पहले आप, पांच में का अथवा, ठीक है। तो एस एन बराबर यहां पे दे रखा है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 5n, इस प्रकार ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर हम 1 रखेंगे इसमें, यानी n बराबर 1, सॉरी कि n बराबर 1 रखने पर, अगर इसका पहला पद चाहिए मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 बराबर 1/2, तो 3 पर 1 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 1, इतना। अब इसके बाद यहाँ पर होगा 1/2 3 प्लस 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये कितना होगा, 8 हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 चौकू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, तो यानी पहला पद 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर इसमें 2 रखेंगे हम, तो थोड़ा यहीं भी कर दे रहे हैं इसके सामने, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो जब हम n बराबर 2 रखेंगे, चलिए भैया, तो यहाँ पे क्या होगा S2 बराबर 1/2, तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 3 2 पे घात 2 प्लस 5 गुणा 2, इस प्रकार। तो 1/2 तो ये 4 हो जाएगा, और 4 तो ये 12 और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 1/2 तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो 2 1 2 2 1 2 तो निकलेगा 11। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब आप एपी बराबर, यानी एपी कैसे बनेगी, समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। ये पहला पद है भैया, पहला पद जैसे हमने कहा 5, 5 का जोड़ कितना होगा, अरे भैया 5 का जोड़ 5 ही तो होगा, तो पहला पद ये है, ठीक, 4। अभी हम क्या करेंगे, 11 में से 4 को घटाएंगे, 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो अब ये 3 3 बढ़िए आप, तो 11, अरे इन दोनों में 3 का अंतर है, ठीक। तो पहला पद 4 हो गया और दूसरा पद 7 हो गया। 7 कैसे निकाला, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दिया तो दूसरा पद मिल गया हमें, ठीक। अरे भैया ये एक पद का योग 4 है और 2 पद का योग 11 है, तो ये 2 पद है तो इन दोनों का योग कितना, 11 है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तो इसमें 7, इसमें 3 जोड़िए, अरे 4 में 3 जोड़ा 7 और 7 में 3 जोड़ा 10 और 10 में 3 जोड़ा 13, ये हमारी बन गई एपी। और ये कहाँ तक वो हमें पता नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है इसका आयनमा पद, तो आयनमा पद कैसे निकाला है तब वो देखिए। तो यहाँ पे ए बराबर कितना निकलेगा, 4, और डी बराबर निकलेगा 7 - 4 बराबर 3। तो आयनमा पद का सूत्र है इसका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान लगा दो, ए का मान 4 है, प्लस एन का तो मान पता नहीं, और डी का मान 3 है, तो इसमें गुणा कर दो इसका, चाहो तो शायद यही आंसर ना हो इसका।
एक काम करिए, इसमें गुणा करा दीजिए, तो 4 + 4n माइनस का 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 4n + 1 बन जाएगा। तो ये nवां पद बन गया। अब इसके बाद इसमें कह रहा है इसका 20वां पद और ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद कैसे लिखा जाता है, a20 बराबर a + 19d लिखा जाता है। ठीक है, तो बेटा a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो 19 गुणा और d का मान 3 है, तो 4 + 19 तो 57 होता है। 57 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा 61। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, और प्यारे बच्चों प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। ये 5वें का अथवा है। और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके जरूर बता दें वीडियो आपको कैसा लगा है। बस चलिए भैया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।